हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हुई थी बैंक ऑडिट की, तो उसमें हमने किस बारे में बात करी थी? हम एनपीए बेसिकली प्रूडेंशियल नॉर्म्स पढ़ रहे थे। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में जैसे कि हमने एनपीए भी देखा, फिर उसके बाद हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, कैसे कैसे प्रोविजनिंग होती है, वो सब हमने चेक किया। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ठीक। और इसके अलावा जो नेचर ऑफ सिक्योरिटी थी वो तो हमने उसके पहले वाली क्लास में किया था, लेकिन मेनली जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था दैट वाज अबाउट एनबीए और उस एनपीए और उसका कैटेगराइजेशन। ठीक है, उसमें कैसे कैसे प्रोविजनिंग होती है, फिर उसके बाद एडवांसेस किस किस तरह के होते हैं, अगर रेगुलराइज हो रहे हैं बैलेंस शीट डेट में या कंसोर्टियम में बहुत सारी बैंक्स मिलकर एडवांस कर रही हैं, फाइनेंस कर रही हैं, एंड डीपी का कैलकुलेशन। डीपी इज ड्रॉइंग पावर। देखिए होता क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं सबसे पहले ड्राइंग पावर का। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का सेशन है, तो हम एक बार थोड़ा सा ड्राइंग पावर के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल एडवांसेस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ड्राइंग पावर का बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। जब भी हम सीसी लिमिट अवेल करता है कोई भी बिजनेसमैन, तो उसका ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन होता है, बैंक वाले करते हैं कैलकुलेशन वो। ठीक है, उसमें क्या होता है, बेसिकली स्टॉक लिया जाता है, क्रेडिटर्स लेस किए जाते हैं, बुक डेट्स ऐड किए जाते हैं। बुक डेट्स बेसिकली हो गए डेटर्स। और ये कैलकुलेशन जो होता है ये मंथली बेसिस पे होता है। कैसे होता है? मंथली बेसिस पे होता है। अब बैंक्स की प्रैक्टिस होती है कि वो ड्राइंग पावर को अपडेट करते रहें क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे, मंथली या क्वार्टरली, जैसे जैसे सबमिट होता है। अब रही बात स्टॉक स्टेटमेंट की, तो कंपनी या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करती है बैंक को। जैसे इस केस में आपको जो ये एक प्रो फॉर्मा दिया है, ये एक छोटा सा प्रो फॉर्मा है स्टॉक स्टेटमेंट का, जिसमें रॉ मटेरियल्स की वैल्यू है, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू है, स्टॉक इन प्रोसेस है, स्टोर्स हैं। अब देखिए पूरे क्लोजिंग स्टॉक को, यानी कि ये जो है आपका एक तरह से अगर क्लोजिंग स्टॉक देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक को बाइफरकेट कर दिया है 4 पार्ट्स में। रॉ मटेरियल अलग, फिनिश जितना हो गया है वो अलग, जितना स्टोर्स पेयर पार्ट्स है वो अलग, जितना वर्क इन प्रोग्रेस है वो अलग। उसमें कितना कितना मार्जिन बैंक ले रही है? 25%। कितना कितना मार्जिन ले रही है? 25%। बुक डेट्स यानी कि हो गए डेटर्स, अप टू 120/180 डेज, जो भी बैंक की पॉलिसी है, जिस हिसाब से जितने दिनों के हिसाब से उसे अपना 35% मार्जिन के हिसाब से कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेशन होगा। ठीक, अब देखिए जो भी स्टॉक इसमें लिया जाता है ना, यहाँ पे ये जो स्टॉक कंसिडर करते हैं ड्राइंग पावर के कैलकुलेशन में, वो इंश्योर्ड स्टॉक होता है। क्या होता है? अब ये जो स्टॉक है दैट शुड बी इंश्योर्ड। बिना इंश्योरेंस वाला स्टॉक नहीं लिया जाता है ड्राइंग पावर के कैलकुलेशन में, क्योंकि ड्राइंग पावर में अगर अनइंश्योर्ड स्टॉक ले लेंगे ना तो वो काफी रिस्की हो जाएगा। बैंक इतना रिस्क नहीं ले सकती है उस पे भी, क्योंकि वो मार्जिन कैलकुलेट कर रही है तो वो इतना रिस्क नहीं ले सकती है। और रही बात कैसे कैलकुलेट होता है, तो इंश्योर्ड स्टॉक लिया जाता है, क्रेडिटर्स लेस किए जाते हैं। फिर अब जैसे इसमें 25% अलग अलग बाइफरकेटेड है ना, अगर एक लाइन में डेफिनेशन देखी जाए तो स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स करके, स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स करके जो भी फिगर आती है उसमें से 25% मार्जिन लेस कर दिया जाता है। उसमें से 25% मार्जिन लेस कर दिया जाता है, वो एक फिगर आती है। फिर डेटर्स की फिगर लेते हैं। डेटर्स में से जितने भी डेटर्स 90 दिन के ऊपर के हैं, अब जैसे इसमें 120 180 दिया है ना, तो ये एक बेसिक प्रैक्टिस है। 90 दिन से ऊपर के डेटर्स हैं उनको लेस कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो फिगर आएगी, जो बुक डेट्स निकल के आएंगी, उसका मार्जिन जो लिया जाएगा, अब जैसे आप
सर्च करोगे गूगल में, अगर इसके बारे में देखोगे, कई बैंक्स में प्रैक्टिसेस भी देखोगे तो 40% मार्जिन लेस करते हैं वो, लेकिन यहाँ जो मेंशन्ड है वो 35% है। तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, मार्जिन आपसे नहीं पूछा जाएगा ऐसे एग्जाम में, ठीक है। 35% अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, तो हम मान के चल रहे हैं 35% है, भले ही बैंक की प्रैक्टिसेस कुछ भी हो। कई बैंक्स 40% भी मार्जिन लेके चलते हैं, वो उनके ऊपर होता है कितना वो अपना मार्जिन बेसिकली सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक। तो अब ये लिमिट्स जो यूटिलाइज होती हैं, जो कस्टमर यूटिलाइज करता है, सीसी लिमिट, वो ड्राइंग पावर के बेसिस पे करता है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर केसेस में, देखिए बैंक्स में ज्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि 25% प्रोविजनिंग स्टॉक के लिए की जाती है और डेटर्स के लिए 40% की जाती है, ठीक है। 40%, देखिए स्टॉक के लिए इतना कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ज्यादा लिक्विड है, स्टॉक को बेच के पैसा जल्दी रियलाइज कर सकते हैं। डेटर्स से तो पैसा अपने अपने डेज के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा, डेज मंथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी टर्म्स ऑफ सैंक्शन जो है वो वेरी करते हैं बैंक टू बैंक। तो ये आप समझ लीजिए कि ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन हर एक सीसी लिमिट अवेल करने के लिए किया जाता है, और इसमें स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट होता है। जैसे ये प्रोफॉर्मा दिया है, तो ऐसा ही स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है बैंक को। वो कौन करेगा? वो कस्टमर करेगा। और स्टॉक इन ट्रांजिट भी अब इसमें दिखाया है, जितना माल उसका ट्रांसपोर्ट से आना है वो भी दिखाया है। फिर इसमें से अनपेड स्टॉक्स कितने हैं अंडर एलसी। अब एलसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम स्पेशली कंसिडर करेंगे। अनपेड स्टॉक्स अगर हैं अंडर एलसी, तो उन्हें जो है उनकी फिगर भी इसमें दिखाई है। जबकि जितने भी, जैसे अगर हम बेसिक कैलकुलेशन देखें ड्राइंग पावर की, तो ये भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जहाँ पे बेसिकली एलसी की भी फैसिलिटी, एलसी भी दी जाती है कस्टमर्स को, तो वहाँ पे ये भी चीज़ कंसिडर होगी। लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे बैंक्स का नाम दिया है, उनके शेयर का नाम दिया हुआ है, और लिमिट और डीपी दी हुई है, लिमिट या ड्राइंग पावर, ठीक है। तो अलग अलग बैंक्स हैं, कितना कितना शेयर वो अपना लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिकली आप इसको समझिए कि एक तरह का एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। बस आप ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन समझ लीजिए, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। कि कितना मार्जिन किस में होता है, फिर स्टॉक में कितना होता है, डेटर्स में कितना होता है, फिर उस हिसाब से जितनी लिमिट बेसिकली निकल के आती है, ड्राइंग पावर निकल के आती है, उसी हिसाब से लिमिट सैंक्शन होती है। सैंक्शन लेटर में उसी अमाउंट का नाम लिखा जाता है एज पर डीपी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे बात करी है अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, अब इरोजन का मतलब क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले तो क्या मतलब होता है ये देखते हैं। तो देखिए, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ये होता है, जो सिक्योरिटी जो बैंक के पास रहती है ना, उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, बैंक जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू निकालता है, वो होता है वैल्यू असेस्ड। देखिए, बैंक भी एक कैलकुलेशन करता है, मार्केट वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट। जो बैंक वैल्यू निकाल रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, और जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है, तो रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जितना उस सिक्योरिटी को बेच के रिकवर हो पाएगा मार्केट से। तो अगर रिकवरेबल वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 50% ऑफ वैल्यू असेस, जो बैंक ने मान लीजिए 50 करोड़ वैल्यू निकाली है, लेकिन अब 50 करोड़ का 50% इज 25 सीआर, और रियलाइजेबल वैल्यू 12 करोड़ निकल के आ रही है, तो वो उससे कम है। या फिर जो भी वैल्यू है, एक तो पॉइंट ये हो गया, व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 50% और एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन एज द केस में भी, जो आरबीआई एक्सेप्ट करे, ठीक है। कब एक्सेप्ट करे? इंस्पेक्शन, क्योंकि आरबीआई भी अपना इंस्पेक्शन करवाती रहती है पीरियोडिक बेसिस पे।
Such NPAs may be straight away classified under doubtful category and provisioning should be made as applicable to doubtful assets. जिन assets की realizable value बैंक की असेसेबल वैल्यू की 50% से लेस है या फिर आरबीआई ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है सिग्निफिकेंट एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन, ठीक है, तो उन्हें स्ट्रेट अवे डाउटफुल कैटेगरी में ही प्रोविजनिंग की जानी चाहिए, डाउटफुल कैटेगरी में ही उन्हें रख देना चाहिए असाइड। प्रोविजनिंग जो है वो डाउटफुल के हिसाब से होगी। जो अभी हम लोग ने प्रोविजनिंग लास्ट क्लास में पढ़ी थी, डाउटफुल में क्या था, अप टू 1 ईयर, 1 to 3, मोर देन 3 years, तो उसके हिसाब से ही प्रोविजनिंग होगी, ठीक है। उनको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में हम नहीं रखने वाले हैं। इरोजन की बात हो रही है ये। और डाउटफुल नहीं तो लॉस एसेट एज अप्रोप्रिएट, या तो डाउटफुल या तो लॉस। दूसरी चीज, if the realizable value as assessed by bank is less than 10% of outstanding in the borrower accounts, the existence of security should be ignored and the asset should be straight away classified as। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे रियलाइजेबल या जो रिकवरेबल वैल्यू जो बैंक निकाल रहा है, बैंक अप्रूव कर रहा है, बैंक के खुद के वैल्यूअर्स होते हैं जो कि वैल्यू निकालते हैं किसी सिक्योरिटी की, असेट की, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है मिस्टर ए के अकाउंट में जिसने लोन अवेल किया है, दैट इज मान लीजिए 120 करोड़, ठीक है। अब 120 करोड़ का आप 10% करो या 100 करोड़ ही ले लो, 100 करोड़ का 10% इज 10 करोड़, ठीक है। तो अब जो रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 5 करोड़ मान लो। तो अब 5 करोड़ तो कम है ना 10 करोड़ से, 5 करोड़ तो कम है ना। तो इस केस में इस सिक्योरिटी को स्ट्रेट अवे क्या क्लासिफाई करना चाहिए, लॉस असेट, या फिर उसे पूरी तरह से राइट ऑफ कर दो, उससे क्या रिकवरी मिल पाएगी। बैंक ने वैल्यू निकाली है 5 करोड़, बैंक ने क्या वैल्यू निकाली है 5 करोड़, लेकिन वो कम है, किससे कम है, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बोरोवर के अकाउंट में अमाउंट जो पड़ा है दैट इज मान लीजिए 100 करोड़, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 10%, 10 करोड़, उससे भी कम वैल्यू निकल के आ रही है, तो ये तो लॉस हो गया ना बैंक के लिए, उसको वो राइट ऑफ कर दे, बैड डेट्स हो गया ना एक तरह से। ये बात जो करी है वो करी है अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और फ्रॉड्स कमिटेड बाय बोरोवर्स। तो उस केस में क्लासिफिकेशन सीधा सीधा डाउटफुल या लॉस की कैटेगरी में होना चाहिए। और ये चीज ऑडिटर को पकड़नी पड़ेगी ना, ऑडिटर को पकड़नी पड़ेगी, बोरोवर के अकाउंट्स देखने पड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग कितना है, फिर कितनी वैल्यूएशन बैंक ने निकाली है, अच्छा रियलाइजेबल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। जो असेट्स सिग्निफिकेंटली उन्हें देख के लगता है कि इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है, अकाउंट्स में मिसस्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है, तो उनको ऐसे सिलेक्टिव बेसिस पे ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, एनएससीज, केवीपीज, तो देखिए एलआईसी पॉलिसीज होती हैं, केवीपी पॉलिसीज होती है, वो हाईली लिक्विड होती हैं, तो उन्हें एनपीए नहीं ट्रीट किया जाता है। क्यों एनपीए नहीं ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एडिक्वेट मार्जिन होता है, 100% वो लिक्विड होती हैं। आज आपने कोई लोन लिया अपनी एनएससी के अगेंस्ट में, तो आप लोन नहीं रीपे कर पाए तो बैंक उस एनएससी को इनकैश करा लेगी, अपने नाम पे ट्रांसफर करा लेगी, वो राइट्स होते हैं बैंक के पास। रही बात एग्रीकल्चरल एडवांसेस की, तो यहाँ पे पहले ये पार्ट पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टाफ के एडवांसेस को कैसे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एडवांसेस की पहले डेफिनेशन पढ़ी जाएगी। देखिए अब एडवांसेस टू स्टाफ में कोई भी अगर इंटरेस्ट बेयरिंग यानी कि स्टाफ को लोन दिया जा रहा है, और कभी कभी एम्प्लॉई लोन्स दिए जाते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे, जैसे हाउसिंग लोन हो गया या कोई सिमिलर एडवांस हो गया, जिसमें इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल। Interest need not be considered as overdue from the first quarter onwards. Such loan advances should be classified as NP only when there is default in repayment of installment of principal or payment of interest on the respective due dates.
Staff advances by bank as an employer and not as a banker are required to be included under the subhead others under the schedule of other assets. देखिए, जितने भी स्टाफ को एम्प्लॉय को लोन दिए जाते हैं ना, तो उन्हें ओवरड्यू एक तरह से कब माना जाएगा? जब फर्स्ट क्वार्टर शुरू होगा, कि नहीं माना जाएगा? देखिए, जितने भी स्टाफ बेयरिंग लोन्स होते हैं उसमें सबसे पहले एनपीए तभी क्लासिफाई होगा जब प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं हो पाया है या फिर इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं हो पाया है ड्यू डेट्स पे, ठीक है। और इन्हें ओवरड्यू नहीं माना जाता है फर्स्ट क्वार्टर से। मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर आया, इंटरेस्ट प्रिंसिपल ड्यू है, तो उस दिन से इन्हें इंटरेस्ट को, इनके इंटरेस्ट को, इन लोन्स के इंटरेस्ट को ओवरड्यू नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इनको कैसे कैटेगराइज करेंगे? अदर एसेट्स में करेंगे। बहुत सिंपल है, अदर एसेट्स में क्लासिफाई करो। इंटरेस्ट को फर्स्ट क्वार्टर से ओवरड्यू मत मानो, एनपीए तभी मानो जब डिफॉल्ट हो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के रीपेमेंट में। रही बात एग्रीकल्चरल एडवांसेस की, तो एग्रीकल्चरल एडवांसेस क्या होते हैं और उस पे आरबीआई सर्कुलर क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। नेचुरल कैलामिटीज वाला जो है, देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर एक टॉपिक स्टार्ट हो गया ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन का। बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, जो अभी मैंने आपको पूरी गाथा सुनाई है वो पूरी आप इससे समझ जाएंगे। देखिए, एग्रीकल्चरल एडवांसेस दो तरह से ग्रांट हो सकते हैं, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। बहुत इजी है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वो होते हैं जिनका क्रॉप सीजन एक साल से ज्यादा का होता है, जिनका एक साल से कम का होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं, ठीक। बहुत सिंपल है। और ये वैसे भी कहाँ पे ग्रांट होते हैं? बेसिकली ये फार्मर्स को होते हैं रूरल एरियाज में ज्यादातर के केस में, ठीक है। अब क्रॉप सीजन का मतलब क्या है? हार्वेस्टिंग पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। और ये डिटरमिन कौन करेगा? स्टेट लेवल बैंकर्स करेंगे, कमिटी करेगी हर एक स्टेट पे, क्योंकि ऐसे तो फार्मर कोई भी क्रॉप सीजन अपने मन से बता सकता है। उसे अगर लॉन्गर ड्यूरेशन का क्रॉप बेसिकली लॉन्गर ड्यूरेशन का मानना है या शॉर्टर ड्यूरेशन का नहीं मानना है, तो वो अपने मन से कुछ भी कह सकता है ना। लेकिन स्टेट लेवल बैंकर्स इसे चेक करते हैं कि क्रॉप सीजन एक्चुअली में है कितना, हार्वेस्टिंग पीरियड तक देखते हैं। अब एनपीए नॉर्म्स क्या होते हैं? देखिए, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए लोन दिया गया है ना, तो वो एनपीए कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जब इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल की या इंटरेस्ट की ओवरड्यू है फॉर 2 क्रॉप सीजन्स। अगर 2 क्रॉप सीजन्स तक ओवरड्यू है इंस्टॉलमेंट, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का एनपीए माना जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का एनपीए कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जब इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की ओवरड्यू है फॉर 1 क्रॉप सीजन। बहुत इजी है। एक क्रॉप सीजन में आपने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं दिया है, आपका लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, आपका अकाउंट एनपीए है। या 2 क्रॉप सीजन तक आपने नहीं पे किया इंटरेस्ट या प्रिंसिपल और आपका शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, एनपीए हो गया अकाउंट। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो 1 साल से कम के जिनके क्रॉप सीजन्स रहते हैं, वो डिपेंड करता है ना कि किस तरह का बेसिकली किसकी फार्मिंग कर रहे हैं, उसका क्रॉप सीजन कितना है। तो ये सब चीजें स्टडी होती है लोन देने से पहले, उनको कैटेगराइज किया जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है। अब इस पे जो नेचुरल कैलामिटीज की बात करी गई है, इसमें देखिए होता क्या है ना, मास्टर सर्कुलर इशू किया है आरबीआई ने, उसमें बेसिकली बैंक्स खुद ही डिसाइड कर सकते हैं अपनी रिलीफ मेजर्स। शॉर्ट प्रोडक्शन लोन को टर्म लोन में कन्वर्ट करना है या रीशेड्यूल करना है रीपेमेंट पीरियड, या फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन ग्रांट करना है आरबीआई के सर्कुलर्स के हिसाब से। ये बैंक के ऊपर होता है। आरबीआई ने सर्कुलर इशू कर दिया, लेकिन बैंक खुद डिसाइड करेगा ये। लेकिन जो भी वो डिसाइड करेगा वो गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। कि अब जैसे मान लीजिए उनका शॉर्ट टर्म लोन था किसी फार्मर का, उसे टर्म लोन में कन्वर्ट करना है क्योंकि वो लोन रीपे नहीं कर पाया, नेचुरल कैलामिटी, बाढ़ आ गई या ड्रॉट आ गया और सारी जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। या रीशेड्यूल कर रहा है रीपेमेंट पीरियड, 5 साल का था 10 साल का कर दिया, ईएमआई थोड़ी कम हो गई।
या दूसरा फ्रेश लोन शॉर्ट टर्म जैसे उसने सैंक्शन कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें लेकिन कैसे होंगी, सर्कुलर के हिसाब से होंगी। यही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। एग्रीकल्चरल एडवांसेस के रिस्पेक्ट में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। अब यहाँ ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन जो है, देखिए अब ये आप एक बार पढ़िए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है अच्छे से कि क्या होता है। रही बात एलसीज, तो एलसीज को हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे भी अगर चैप्टर में कवर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे। और रही बात ऑडिट ऑफ एडवांसेस की, तो हमारा ये एक टॉपिक बचा है, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स बचा है, इनकम बचा है, ऑडिट अप्रोच, बहुत अब कम टॉपिक्स ही रिमेनिंग है अपने इस बेसिकली इस चैप्टर में, ऑडिट ऑफ बैंक्स में। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कवर कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ड्राइंग पावर को लेके कोई कंफ्यूजन हो, एग्रीकल्चरल एडवांसेस को लेके हो, इरोजन ऑफ सिक्योरिटी को लेके हो, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, इंस्टाग्राम के पेज पे डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सेशंस के लिए, लाइव सेशंस के लिए या लाइव क्लासेस के लिए मैं एक नंबर इनक्लोज करती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप उस पर पूछ सकते हैं कभी भी। So thank you, that's all for today. Next class we will be taking up audit of advances.